The term biodiversity, yeah, biological diversity was given by Edward Wilson, and it is defined as variety या variability of living organisms. इसी की दूसरी टर्म एक और आती है, totality of genes, species and ecosystem of a region, that is known as biodiversity. बायोडाइवर्सिटी की तीन हायरार्कीज हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम. इट कैन बी कम्युनिटी ऑल्सो. तो इसकी तीन हायरार्की हैं. जेनेटिक डाइवर्सिटी, नेक्स्ट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, नेक्स्ट इज कम्युनिटी. कम्युनिटी बोल दो, इकोसिस्टम बोल दो, एक ही बात है. और आपकी एनसीईआरटी में इसके लिए कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसको जिसको कंप्लीट किया हुआ है. जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, जीन्स पे within the species. So geographically separated population, yeah, individuals of same population, they have genetic diversity. Species diversity, that means different range or different types of species existing on earth, चाहे वो viruses हैं, bacteria है, multicellular organisms हैं, plants हैं, fungi हैं. Community ecosystem में ये थोड़ा वाइडर टर्म है जिसमें बायोडाइवर्सिटी को हम मेजर करते हैं. तो इसमें कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटीज एक ही इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं. जैसे इंडिया में डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रूव्स हैं, वेटलैंड्स हैं. तो दिस इज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. अब एक जगह की बायोडाइवर्सिटी, जैसे अगर इसमें एग्जांपल दी थी इंडिया में, द डेजर्ट, रेन, मैनग्रूव्स, कोरल, दे हैव ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, जहाँ पे टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स की, तीन हायरार्कीज थी बायोडाइवर्सिटी के. अब कहते हैं कि इसको कंजर्व करना है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो व्हाट वाज द मेन गोल? टू मेन गोल्स थे फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी या बायोडाइवर्सिटी. तो टू गोल्स क्या क्या है? पहला गोल है टू इन्वेस्टिगेट. व्हाट वाज द मेन गोल फॉर कंजर्वेशन? तो सबसे पहले था टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. So what is the impact of human impact on biological diversity? मैम ये दूसरा, रेसरपिन क्या है मैम? रिसरपाइन मुझे वो बताया था ना, एक जो एक केमिकल निकलता है रिसरक्शन प्लांट, मतलब रेस्पिरिन जैसे, अश्वगंधा, मतलब जो दोबारा लाइफ दे देता है. कहते हैं कि ब्लड में जो जो ब्लड वेसल्स हैं, जो जितनी भी रुकी होती हैं, तो रेसरपाइन अगर हम दे देते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है, तो सांसें चलनी शुरू हो जाती हैं. तो एक ऐसे एक दिया है कि एक जगह पे ऐसी भी कई स्पीशीज ऐसी हैं जिनका बहुत इकोलॉजिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, रेयर स्पीशीज हैं. तो उसके लिए एक एक लाइन पे पढ़ना पड़ेगा आपको, ये मिलेंगे. आई डोंट हैव राइट नाउ एनसीईआरटी विद मी, बट आप लोगों को एक एक लाइन टू लाइन पढ़ना है. तो इसमें इवन आईयूसीएन का जो डाटा लिस्ट आता है, रेड लिस्ट है, उसमें कितने नंबर्स दिए हुए हैं. जैसे आई थिंक 15,000 कुछ ऐसे स्पीशीज दी हुई है रेड लिस्ट में, जिसमें 2004 का है. वो आप लोगों को रीड करना है, एक एक चीज आप लोगों को जब पढ़ोगे तो आप लोगों को आइडिया होता रहेगा. तो दो गोल्स थे. एक तो पहला गोल था टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. और फिर इसी को टू डेवलप प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन. तो इसमें दूसरा इसका गोल क्या था? टू डेवलप सम प्रैक्टिकल अप्रोच, ये जो फिजिबल हो, तो प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन. तो ये दो मेन गोल्स थे. ये अब इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनता है. तो आप लोगों को अब इसमें पूछा जाता है, गोल्स तो ये आ गए, तो रीजन क्या था एक्सटिंक्शन? द मेन रीजन, मेन कॉज में दो आते हैं, एक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और ओवर हार्वेस्टिंग. तो ये दो मेन रीजंस हैं. रीजंस क्या पूछा जाते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन और ये बायोडाइवर्सिटी क्यों चेंज हो रही है या एक्सटिंक्ट क्यों हो रही है. मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन इज, सबसे पहला कौन सा आता है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. ये तो आप अभी हम पढ़ेंगे. इविल क्वार्टेट है, चार जो अभिशाप हैं, तो इसमें सबसे पहला इविल क्वार्टेट यही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. घर ही तोड़ दिए हमने, उनका हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया. सबसे पहला मेन रीजन ये आता है कि अगर जगह जहां वो रह रहे हैं उसको आपने डिस्ट्रॉय किया. दूसरा आता है ओवर हार्वेस्टिंग, उस जगह को हमने बंजर बना दिया है ज्यादा हार्वेस्ट करने. तो ओवर हार्वेस्टिंग, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल रिसोर्सेज हैं. तो ये रीजंस थे कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब कहते हैं कि नेक्स्ट जो रॉबर्ट मे में ये लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, तो उसने एस्टिमेट की थी ग्लोबल स्पीशीज अबाउट 7 मिलियन.
और साइंटिफिकली इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एस्टिमेट करेक्ट था एज कम्पेयर टू अदर साइंटिस्ट। जो इसमें मैमल्स की इसने बताया था अबाउट 70% दे आर इंसेक्ट्स, और जिनमें से सिर्फ 4600 देवर मैमल्स। तो आप लोगों को एक एक लाइन ये याद करनी है। फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में 3 तरह की हमने डाइवर्सिटी कम्युनिटीज पढ़ी थी, 3 पर्सपेक्टिव थे इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम बताया आपको डिफरेंट कम्युनिटीज जब ओवरलैप करती हैं तो इसके बेसिस पे इसमें 3 थी, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। तो अल्फा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी शेयरिंग दी कॉमन हैबिटेट, ये सेम हैबिटेट। अगर एक ही जगह पे रह रहे हैं दैट इज सेम हैबिटेट में आएगा तो अल्फा डाइवर्सिटी। दैट मींस ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ग्रुप ऑफ ट्रीज, ग्रुप ऑफ एनिमल्स शेयरिंग द सेम हैबिटेट, और सेम कम्युनिटी रेफर्स टू अल्फा हैबिटेट, अल्फा डाइवर्सिटी। अब अगर एक जगह से दूसरी जगह चले शिफ्ट हो गए हैं तो दिस इज नोन एज ग्रेडेशन या ग्रेडियंट। जैसे अगर वो हिली एरियाज में अगर पौधे एक जगह पे थे, सपोज आई एम मेकिंग द डायग्राम, तो एक ही जगह पे जब सारे पेड़ हैं, दिस इज व्हाट इज अल्फा डाइवर्सिटी। लेकिन कुछ पेड़ जो हैं ऑल्टीट्यूड में, अब हायर ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं, पहाड़ियों पे आ गए, तो दे विल शो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ बिकॉज दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम कंडीशन। पानी की कमी है तो इनके रूट्स भी ज़्यादा डीप हो जाएंगे, इनमें कंपेरेटिवली रूट्स ऊपर थी या बाहर भी थी। तो द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज, तो ये स्पीशीज इन स्पीशीज को एकदम रिप्लेस कर दिया कि स्पीशीज ने दूसरी स्पीशीज ने। तो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज अलोंग ग्रेडियंट ऑफ कम्युनिटी, दिस इज नोन एज बीटा। कि एकदम आप जैसे ही आप लेवल चेंज करोगे तो देर बी डिफरेंट डिफरेंस इन दी मतलब जो स्पीशीज हैं वो बिल्कुल ऑल टुगेदर दे विल बी डिफरेंट। कि यहाँ पे इसकी ज्यादा ज्यादा थे ये स्पीशीज, इसकी यहाँ ये दूसरी स्पीशीज यहाँ ज्यादा हो गई, तो एकदम चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया एक स्पीशीज को, इसको बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। अब जब हम इन दोनों को मिलाएंगे टोटल लैंडस्केप में, दैट विल बी योर गामा डाइवर्सिटी। तो गामा डाइवर्सिटी क्या आता है? गामा डाइवर्सिटी रेफर्स टू द टोटल डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर टोटल लैंडस्केप या टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी है, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये तीनों आप लोग पहले तीनों डाइवर्सिटीज ये हमने तब भी डिटेल से पढ़ी थी एनसीईआरटी से। तो कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई दी ट्रॉपिकल रीजन्स दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो उसके लिए आंसर था कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं व्हाई दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो ट्रॉपिकल रीजन में कुछ उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, तो ट्रॉपिक्स दे हैव स्टेबल क्लाइमेट। सबसे पहले आपको यही बताया था कि टेम्परेचर जो है रिमेन्स द सेम। तो ट्रॉपिक्स में दे हैव स्टेबल क्लाइमेट, तो पहला रीजन ये आ गया स्टेबल क्लाइमेट एज कंपेयर टू टेम्परेट जोन्स। दूसरा रीजन आता है दे आर ट्रॉपिकल कम्युनिटीज, दे आर ओल्डर कंपेरेटिवली, दे आर ओल्डर। मतलब इनमें एवोल्यूशन बहुत जल्दी हो चुकी हुई है, बहुत पहले हुई हुई है। दे आर ओल्डर, दे आर कंसीडर्ड टू बी ओल्डर देन दी टेम्परेट वंस। और इसीलिए अगर वो पुरानी ज्यादा थी तो इसीलिए इनके पास ज्यादा टाइम था एवोल्यूशन का। तो दे आर मोर इवॉल्व्ड एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी मैंने आपको बताया था टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, तो फेवरेबल कंडीशन। तो ट्रॉपिकल region they have more favorable conditions for species, for many species as compared to temperate zone। temperate मतलब extreme region, जैसे hilly areas में बताया अभी आपको, hilly areas में अगर पेड़ों को grow करना है तो they are living in extreme condition, क्योंकि पानी सारा का सारा upper soil भी चली जाती है, पानी भी चला जाता है, तो they have deep roots to take out the underground water। और tropics में they have pressure from pest। अब tropical region में इन ट्रॉपिक्स ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम पेस्ट या पैरासाइट, स्पीशीज जो है कोई भी सिंगल स्पीशीज डोमिनेट नहीं करती। इसीलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मेनी स्पीशीज दे को एग्जिस्ट। क्योंकि फेवरेबल है कंडीशन तो सबके लिए फेवरेबल है, चाहे वो पेस्ट है चाहे पैरासाइट है, इसलिए कोई भी एक स्पीशीज वहां डोमिनेट नहीं कर रही, ऑल द स्पीशीज दे को एग्जिस्ट। और अगर हम बात करें टेम्परेट रीजन में तो आपको एक जगह पाइन ट्रीज मिलेंगे, तो दैट इज व्हाई इट इज सीन दैट इन टेम्परेट हाफ ऑफ द डोमिनेटिंग स्पीशीज दे आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रेशर जो है वो खत्म हो जाता है।
environmental pressure is comparatively less, क्योंकि वो बाकियों के लिए फेवरेबल नहीं है। ओके, सो इसीलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट ये बताया था आप लोगों को कि ट्रॉपिक्स दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी देन दी ट्रॉपिकल देन दी टेम्परेट रीजन्स, दैट इज व्हाई दे आर मोर प्रोडक्टिव. So these are the reasons why tropics they are rich in biodiversity as compared to temperate regions. फिर पूछते हैं कि what is the value of the biodiversity? Samdisha, समझ आ रहा है बेटे? You joined in late. I hope everything is clear to you. Samdisha? Samdisha? मुझे क्या सभी को क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So next is what is the economic value of biodiversity? तो economic value में अगर हम बात करें, economic value, what is the value of biodiversity? तो economic value में अगर हम बात करें, there are two types of values. एक आती है direct value, एक आती है indirect value. Direct value वो होती है जिससे हमें directly कुछ product मिल रहे हैं. तो इसमें जैसे important drug जिसका नाम बताया था मैंने, anti cancerous drug जिसका नाम था Taxol, which is obtained from the bark of Texas. तो Texas berryfolia, उससे जो निकाला जाता है Taxol, that is the very important drug, तो एंटी कैंसरस ड्रग, तो इसीलिए इट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट. इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसका क्या और क्या फायदा हो रहा है आप लोगों को पता है? इनडायरेक्ट में रिक्रिएशनल वैल्यू है, नॉन कंजप्टिव यूज है, जैसे ऑक्सीजन मिल रही है, क्लाइमेट कंट्रोल कर रहे हैं, और वेस्ट जो मैनेजमेंट हो रहा है, वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट मैनेजमेंट. फिर और इसमें जो इट इज़ गिविंग प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ ऑल्सो. और बाकी जो ऑप्शनल वैल्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल जो एनवायरमेंटलिस्ट है, दे आर डूइंग देयर रिसर्च, और जोलॉजिस्ट है, डिफरेंट एनिमल्स पे वर्क कर रहे हैं. तो दीज आर ऑल इनडायरेक्ट वैल्यूज़. ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इकोनॉमिक वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी में दो आएंगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. फिर इसके बाद हमने सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ा था कि क्या रीज़न है, क्या ये जो डिसअपियरेंस है स्पीशीज की, ये नेचुरल प्रोसेस है, एंड दैट नेचुरल प्रोसेस इज नोन एज एक्सटिंक्शन. तो अब हम टॉपिक जो पढ़ रहे थे दैट वाज एक्सटिंक्शन. इसके लिए हमने दो ग्राफ्स के लिए पढ़ा था. एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब क्या हो गया? डिसअपियरेंस. डिसअपियरेंस ऑफ स्पीशीज अगर नेचुरली हो रही है देन इट इज नोन एज एक्सटिंक्शन. तो एक्सटिंक्शन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. नेचुरली भी हो सकती है, अपने आप नेचर में कुछ ना कुछ हैवक हो गया या फिर कोई कैलेमिटी हो गई तो नेचुरल एक्सटिंक्शन हो गई. जैसे स्पीशीज डिसअपियर हो जाती हैं, जैसे आग लग गई वहां पे, तो स्पीशीज का जो रेट है वो एकदम खत्म हो गया. और दूसरी कौन सी होती है? मास एक्सटिंक्शन. लास्ट होती है जो ह्यूमन बीइंग की इंटरवेंशन से होती है, एंथ्रोपोजेनिक. एंथ्रोपोजेनिक इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन. नेचुरल आप लोगों को बता दिया अपने आप हो नेचर में, एनवायरनमेंट की वजह से. मास एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम चेंज इन टेम्परेचर या फिर एब्रप्ट चेंज, जिसकी वजह से वो मास एक्सटिंक्शन. जैसे एब्रप्ट कोई चीज आ गई, एब्रप्ट कुछ ऐसा हुआ नेचुरल में, इट कैन बी स्लो, इट कैन बी एब्रप्ट, बट मास एक्सटिंक्शन इज जनरली एब्रप्ट, एकदम से वो सारी स्पीशीज खत्म हो गई. अभी बताया आपको फॉरेस्ट फायर. एंथ्रोपोजेनिक जैसे हमारी वजह से हुआ एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. जैसे हमने क्या किया, डिस्ट्रक्शन किया, अभी बताया था हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही हैं. और एक्सटिंक्शन में जनरली वो एनिमल्स गायब होते हैं जिनका साइज बड़ा हो. तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म जिनको इफेक्ट हुआ है, जिनका साइज बड़ा है, लार्ज बॉडी साइज, जैसे एलिफेंट्स. इनके आपको पता है टस्क, इनके जो हाथी दांत हैं उनकी वजह से हमने बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, उसकी खाल के लिए लोग घर में सजाना शुरू हो गए थे, तो इसीलिए उनको ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया. या फिर ऐसी स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन साइज इज वेरी स्लो, वेरी लो पॉपुलेशन साइज एंड रिप्रोडक्शन इज स्लो, लो पॉपुलेशन साइज. जैसे एग्जाम्पल आ गए ब्लू व्हेल.
ऑलरेडी उनका जो पॉपुलेशन है बहुत कम थी। इवन जायंट पांडा, उनके अंदर भी यही रीज़न आया कि पॉपुलेशन साइज इज़ लो, स्मॉल एंड रिप्रोडक्शन रेट इज़ लो। एंड अब अगर फीडिंग रेट जो है इन अ फूड चेन इज़ हायर, फीडिंग एट हायर ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, अगर कोई फूड चेन में टॉप पे आ रहा है तो वो भी एक्सटिंक्ट जल्दी होगा, क्योंकि वो उसकी एक्सप्लॉइटेशन है, जब तक खाना नहीं मिलेगा तो जल्दी वो एक्सटिंक्ट होगा। तो एंड देयर माइग्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। अगर आपने उनकी जो माइग्रेशन की ड्यूरिंग जो उनकी एरियाज थे जो बीच में मिड एरियाज आते हैं, अगर वो ही डिस्ट्रॉय हो गए तब भी उनकी एक्सटिंक्शन हो सकती है, क्योंकि उनके रूट्स जो हैं हमेशा फिक्स्ड होते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स थी। फिर इसके बेसिस पे 2 ग्राफ्स आए और मैंने आप लोगों को इसमें एग्जांपल दी थी। माल्थस ने दिए थे एक जे शेप कर्व और एक जे शेप है, एक एस शेप कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन। इसके ऊपर जो 2 फॉर्मूलाज थे ये हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो इसमें अगर आप लोगों को याद हो, एक इफ वी प्लॉट स्पीशीज रिचनेस विद द एरिया, तो इसमें 2 तरह के कर्व थे, एक था लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, एक था जे शेप ग्रोथ कर्व, जिसमें पॉपुलेशन ऐसे इंक्रीज हो रही थी। इट कैन बी लाइक दिस, पैराबोलिक भी कर सकते हो, और कई किताबों में इट इज लाइक दिस वे ऑल्सो, इट इज सेम। ये फॉर्मूला, इसके लिए जो फॉर्मूला आता है, एस इज इक्वल टू सी ए रेज टू पावर जी। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर रेज टू पावर आता है तो उसका पैराबोला या हाइपरबोला कर्व आएगा उसके अंदर। तो सेम एस इज इक्वल टू सी ए रेज टू पावर जी। और दूसरा जो कर्व आया दैट वाज लोगिस्टिक ग्रोथ कर्व। लोगिस्टिक ग्रोथ कर्व में log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, इसीलिए स्ट्रेट लाइन कर्व आया सेम। तो ये लॉग कर्व है, ये स्क्वायर का कर्व है, इसीलिए ये दोनों में डिफरेंस है। और इन दोनों में रिलेशन आप लोगों को बताया था कि रिलेशनशिप जो है अगर हम बनाते हैं डिफरेंट, इसमें स्पीशीज रिचनेस और एरिया, एक तरफ तो आएगा हाइपरबोला कर्व और दूसरा आ रहा है स्ट्रेट लाइन विच इज लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व, जिसमें एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज रिचनेस, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया, जेड जो है दैट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, और सी क्या है, इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट जिसको बोला गया। अब आप लोगों को आई थिंक ये दोनों क्लियर हो गए। एक जे शेप ग्रोथ कर्व है, एक लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व है। इन दोनों में अगर जेड की वैल्यू मैम ये 0, क्या है? ए एरिया एरिया, ओके। अगर z की वैल्यू 0.1 या 0.2 की रेंज में है, इट इज़ फॉर स्मॉल एरिया। अगर वैल्यू आती है 0.1 टू 0.2, इट इज़ फॉर स्मॉल एरिया। अगर लार्ज एरिया की बात करते हैं देन द रेंज इज बिटवीन 0.6 टू 1.2। तो इसीलिए z की वैल्यू जनरली हम कैलकुलेट करते हैं फॉर स्मॉल एरिया, और अगर लार्ज एरिया की बात कर रहे हो, रेंज इज मोर, तो जनरली हम जो करते हैं एक्सपेरिमेंट्स दे आर फॉर स्मॉलर एरिया ओनली। जैसे एग्जांपल जेड के हमने अगर कहीं जगह का अगर हमने कवर करना है, सपोज वी आर कैलकुलेटिंग बर्ड्स इन अ कैलिफोर्निया रीजन या फिर प्लांट्स इन ब्रिटेन रीजन, तो उसमें जेड की वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर एरिया में कैलकुलेट की। इसका फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चलता है स्पीशीज़ रिचनेस लीड्स टू, सबसे इम्पोर्टेंट इसका इम्पोर्टेंस है, ये आप लोगों ने नहीं लिखा था है ना, ये आप लोगों को लास्ट टाइम सिर्फ समझाया था। इम्पोर्टेंस में ये आता है कि इंक्रीज स्पीशीज़ रिचनेस, अगर स्पीशीज़ रिचनेस इंक्रीज हुई है, इट लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज स्पीशीज़ रिचनेस लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। और अगर कम्युनिटी है with more species is more stable. If a community is there and it has more species, it is more stable. तो इससे ग्राफ से ये चीज़ें कैलकुलेट हुई। ओके,
फिर इसके बाद कॉजेज आते हैं। प्लीज राइट इट डाउन। आप लोग लिखोगे पहले। आपने बच्चे लास्ट टॉपिक क्या लिखा है ये बताओगे? मैम टॉपिक They have more richness. Yes, write down the next heading. Extinction. एक्सटिंक्शन में लिखो डिसअपियरेंस ऑफ स्पीशीज। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? डिसअपियरेंस ऑफ स्पीशीज। Disappearance of species. It is of three types. Disappearance of species is called extinction. It is of three types. Three types ऊपर लिखे हुए हैं। Natural extinction, mass extinction, anthropogenic extinction. तीनों को एक्सप्लेन करेंगे तो पहले नेचुरल में लिखो। Some species disappear and are replaced by another species. Some species disappear and are replaced by other species. Some species disappear and are replaced by other species. When environmental conditions change. Some species disappear and are replaced by other species when environmental conditions change. Mass extinction में लिखो, it is called abrupt change. It is called abrupt change. It is called abrupt change due to catastrophe. Due to catastrophe. CATASTROPHE. थर्ड में लिखो एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक लिखा हुआ है इस पे स्क्रीन पे। एंथ्रोपोजेनिक में लिखो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। Due to human activities like habitat destruction or over exploitation. Due to habitat destruction or over exploitation.
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। Characters of species which makes it more susceptible to extinction. Characters of species which makes it characters of species which makes it more susceptible to extinction. सबसे पहला आपने लिखा लार्ज बॉडी साइज, Ma'am, more susceptible to extinction, which makes it more susceptible to extinction. Large body size, example lion या elephant. हम दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट है स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड लो रिप्रोडक्टिव रेट. Small population size and low reproductive rate. Example लिख लो giant panda. मैम लो रिप्रोडक्टिव उसके बाद क्या बोला आप? Low reproductive rate. इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो narrow range of distribution. Narrow range of distribution. Next heading लिखो relation between species richness and area. Relationship between species richness and area. Relationship between species richness and area. इसमें लिखो human activity is a major threat. Human activity is a major threat to biodiversity. Human activity is a major threat to biodiversity. And is represented by a curve represented by a curve
On a logarithm scale, the relationship is straight line. On a logarithm scale, the relationship is straight line. और ये फॉर्मूला लिखोगे log s equals to log c plus z log a. मैम रिलेशनशिप के बाद Relationship is straight line and is given by log s equals to log c plus z log a. S क्या है? स्पीशीज रिचनेस इसके अंदर, ये वाला आपने ड्रॉ करना है। S है स्पीशीज रिचनेस, A है एरिया, Z है स्लोप, और रिग्रेशन कोफिशिएंट। स्लोप ऑफ द लाइन या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट। C है वाई इंटरसेप्ट, C है वाई इंटरसेप्ट। और अब आप ये रेंज लिखोगे, Z की वैल्यू 0.1 to 0.2 फॉर स्मॉल एरिया, Z की वैल्यू 0.6 to 1.2 फॉर लार्ज एरिया। For example, small taxonomic group. Examples and birds in California. और large taxonomic group में mammals in tropic region, a tropical forest. Mammals in tropical forest of different continents. नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। लिख लिया सभी ने ये? एग्जाम्पल स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल टेक्सोनोमिक ग्रुप, इट इज रिटन ऑन द स्क्रीन, प्लीज चेक। और लार्ज टेक्सोनोमिक एरिया में क्या आ गया? मैमल्स इन ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम।
इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो इसमें लिखो सबसे पहला, communities with more species are more stable. Communities with more species are more stable. Communities with more species are more stable. दूसरा point, increased species richness leads to higher productivity. Increased species richness leads to higher productivity. नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और ये बताया था आपको इविल क्वार्टेट. कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहला था हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. दो तो आप लोगों को पता ही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में लिखो due to large industrial and commercial activities. Due to large industrial and commercial activities such as mining. Due to large industrial and commercial activities such as mining, cattle poaching, beef के लिए चाहिए cattle poaching, POACHING, dam construction, due to large industrial and commercial activities such as mining, cattle poaching, dam construction, rainforest and grasslands are threatened habitat. Rainforest and grasslands are threatened habitats. दूसरा पॉइंट लिखोगे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन मतलब पैचेस, बीच में सड़कें बना दी, बीच में कोई और रीजन्स बना दिए, फैक्ट्रीज बना दी. दिस इज व्हाट इज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. It is a process where large continuous area. It is a process where large continuous area is reduced. It is a process where large continuous area is reduced into two or more fragments. मैम इसके ऊपर वाले में रेन फॉरेस्ट एंड क्या था? Rainforest and grasslands are threatened habitat. Into two or more fragments.
It reduces the foraging ability of animals. Foraging मतलब होता है eating. FORAGING. It reduces the foraging ability of animals. वो कैसे मैम? बच्चे आपने वो पैच ही हटा दिया, बीच में सड़क बना दी, तो उनका खाने का खत्म हो गया ना, जो एरिया में भी वहां पे वो खाना ज्यादा खाते थे। पानी के पास फैक्ट्रीज लगा दी तो वो आना बंद हो गए। इट रिड्यूसेस द फॉरेजिंग एबिलिटी ऑफ एनिमल्स। फिशेस चली गई उनकी, वहां का पानी गंदा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। किसी और स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक, एक्सोटिक होती है किसी और जगह से लाई हुई स्पीशीज, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। It may kill or eat native species. It may kill or eat native species to the point of extinction. It may kill or eat the native species to the point of extinction. Last point देखो, habitat degradation. Habitat degradation and pollution. Habitat degradation जैसे forest fire. It is the physical degradation of forest. It is physical degradation of forest due to uncontrolled ground fires. Physical degradation of forest by uncontrolled forest fire, excessive use of pesticide, industrial chemicals, excessive use of pesticide, industrial chemicals and waste. ये इविल क्वार्टेट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो स्पीशीज जो है, दीज आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर एक टॉपिक है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, विल डिस्कस दैट टॉपिक इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। बस थोड़ा सा टॉपिक रह गया, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे उसमें स्पीशीज हैं, जैसे थ्रेटन्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर स्पीशीज, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें एक क्वेश्चन 101% आता ही आता है। तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैप्टर होपफुली। और फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो तो वी कैन स्टार्ट विद, आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज और इकोसिस्टम। ठीक है? एंड मैम 14 चैप्टर नहीं है सिलेबस में? नहीं बच्चे, ओके। हाँ बच्चे, आपके ना सिलेबस में अब काफी 2 चैप्टर्स इसमें से डिलीट हुए हैं। एक एवोल्यूशन हुआ है, एक तो आपका उस यूनिट में से, इस यूनिट में 14th एंड वो लास्ट 16th चैप्टर। ठीक है? बाकी अगर आप चाहते हो तो यस, आई कैन गिव यू ब्रीफ आइडिया। फिर हमारा कंप्लीट है ये सिलेबस और देन वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन। ओके?
नाउ इफ यू हैव मैम एनी आप ऑफलाइन टेस्ट लोगे? ऑफलाइन तो नहीं हो पाएंगे अभी बेटे, शायद जनवरी में हो, बट क्योंकि अभी आपको पता चल रहा होगा दिल्ली में फिर से बहुत केसेस आ गए, थर्ड वेव कह रहे हैं, तो अभी देखो यस मैम। मुझे अभी तो आई डोंट थिंक सो कि अभी भी ओपन होगा जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती इसकी प्रॉपर, है ना। आ गई है नहीं आई है नो आइडिया, है ना। तो अभी बच्चे आप ना अभी तो जो आपके टेस्ट चल रहे हैं, जैसे भी जो स्कूल में चल रहा है